गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th चैप्टर 3 पढ़ रहे थे हम। ठीक है भाई, चलो तो एक बार दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि तुम्हें करना क्या क्या है याद। तो स्टार्टिंग में तो था इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भाई, डेफिनेशन याद करनी है। कोई सेल बनाना आ जाए तो सेल बना देना है। ठीक है, जो भी वो बोले कि इस प्रकार का सॉल्यूशन है और ये मेटल की रोड्स है तो वो डायग्राम बना देना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो बस इतना सा करना है और वो उसके बाद के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। उसके बाद है फैराडे लॉ। तो दोनों तो डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, और उसके फॉर्मूले याद रखने हैं। और न्यूमेरिकल करने को बोला था, वो सब ने किए नहीं, वो करके दिखाओ भाई। तो ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसके फॉर्मूले लगा के। ठीक है, तुम फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो फॉर्मूले से जा सकते हो, जैसे मैंने समझाया था वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो भाई। तो फैराडे लॉ में इतना करना था। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो अपना इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटेलिक कंडक्टर में डिफरेंस था। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट डिफरेंस याद रखना था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था? कंडक्टिविटी थी। कंडक्टिविटी, तीन प्रकार की कंडक्टिविटी थी। एक तो सिंपल कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन तीनों के फॉर्मूले, डेफिनेशन और क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूले और यूनिट याद करनी है। ठीक है भाई, तो ये तो तुम्हारा काम था यहाँ तक का। अब उसके बाद एक आधे को अगर ये है कि समझ में नहीं आ रही कि सर ये डेफिनेशन कैसे लिखनी है या कैसे याद करनी है, तो जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन दे रखी है बुक में कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V is defined as the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrodes is 1 centimeter and the area of electrode is so large the whole of the solution is contained between them. It is represented by lambda, वो दे रखा उसने। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन दे रखी है उसने इतनी बड़ी सी बना के। जो समझाया था बात वही है, बस उसने इतनी बड़ी बना के वैसे ही लिख दी। वो क्या कहना चाहता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझाते समय कि जो आपका सब्सटेंस वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। आपका सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, किसी V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में। अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट का इसका ये मतलब है कि नॉर्मेलिटी 1 ही है। तो उसने उसी बात को डिफाइन करने के लिए, मतलब उसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और हमें पता है ही कि जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, जैसे ये बीकर है। ठीक है, तो एक यहाँ पे रोड, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक यहाँ पे रोड, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो बोल रहे हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर कम से कम। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एरिया है ऑफ द इलेक्ट्रोड्स वो बहुत लार्ज होना चाहिए कि सारा का सारा सॉल्यूशन उसके अंदर आ जाए, जितना भी सॉल्यूशन है उसके क्या आ जाए, अंदर आ जाए, जितना भी आप सॉल्यूशन डालोगे, जितना भी वॉल्यूम डालोगे। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है, या एज इट इज़ वही लगा लो कि पूरा जो सॉल्यूशन है यहाँ तक उसकी जो क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी अगर 1 है तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये हो गया। आगे ऐसे ही मोलरिटी बता रखा उसने, तो जो मोलरिटी है उसकी भी डेफिनेशन है उसमें ऐसे ही दे रखी है डेफिनेशन कि मोलरिटी क्या होती है। तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एट ए डाइल्यूशन V इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ पे क्या था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या है 1 मोल। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो कहने का मतलब वही है कि मोलरिटी क्या है, 1 है भाई। ठीक है, तो ये इसमें डेफिनेशन दे रखी है आसान आसान से। तो बस वो यही कहना चाहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मेलिटी 1। ठीक है, और 1 मोल, जो 1 मोल है या फ्रॉम 1 मोल है तो उसका भी मतलब क्या है, मोल 1 है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का भी मतलब क्या होता है कि जो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो ये कहना चाह रहा है। तो उससे उसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 1।
जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 होंगे तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स उतनी ही मोलरिटी, जितने नंबर ऑफ मोल्स उतनी ही नॉर्मेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जितने उतनी ही नॉर्मेलिटी, जितने नंबर ऑफ मोल्स उतनी ही मोलरिटी। और अगर 1 मोल है तो मोलरिटी 1, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मेलिटी 1। तो ये मतलब है। आगे है, इसके बाद जो एक टॉपिक था कि मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और कराया था कि वेरिएशन विद डाइल्यूशन, वेरिएशन विद डाइल्यूशन। तो वेरिएशन विद डाइल्यूशन में वो 3 ही पॉइंट याद रखने थे तुम्हें। ठीक है, कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये दोनों क्या हो जाती हैं, इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज। इसका आंसर क्या था, आयंस पर वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर होती है, तो उसमें आयंस क्या हो जाते हैं, कम। लेकिन ये क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज। पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाती है, ये इंक्रीज। तो यही करवाया था भाई। अब इसके बाद जो एक टॉपिक है मेजरमेंट वाला, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है, अभी यहाँ से तुम्हारा आज का काम चालू हो गया है कि आज हमें क्या पढ़ रहे हैं हम। तो मेजरमेंट वाले में तुम्हें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला, एक होता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का जो लिखने का तरीका है, उसने लिखा हुआ है जी स्टार। देखो, हम कंडक्टेंस को क्या लिख रहे थे, कंडक्टेंस, हम कंडक्टेंस को लिख रहे थे सी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं सेल कांस्टेंट को लिखता हूँ, मैं बुक के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं सेल कांस्टेंट को लिखता हूँ सी स्टार। ठीक है, वो जो बुक है, बुक में सेल कंडक्टेंस को लिख रहा है जी, बुक में कंडक्टेंस को क्या लिख रहा है, जी। तो वो सेल कांस्टेंट को क्या लिख रहा है, जी स्टार, सेल कांस्टेंट को क्या लिख रहा है, जी स्टार। तो ये बुक में है। ठीक है, तो आपको जैसे याद रखना आप याद रख सकते हो। तो जी स्टार का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, L बाय ए, लेंथ बाय एरिया, लेंथ बाय एरिया। तो ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है के, उसका एक फॉर्मूला होता है अलग से, C इंटू सी स्टार। ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जी स्टार, जिसको जी स्टार याद रखना है वो सीधा ये बोल देगा कि के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, तो वो ऐसे ही बोल सकता है। और के इज इक्वल टू सी इंटू सी स्टार, बात वही है, सी कंडक्टेंस या जी कंडक्टेंस, सी स्टार सेल कॉन्स्टेंट या जी स्टार सेल कॉन्स्टेंट। और सी स्टार की वैल्यू क्या होगी, L बाय ए। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स दे रखे इसके ऊपर, तो इसके आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना था। मेजरमेंट में और कुछ याद नहीं करना तुम्हें। ठीक है भाई, तो ये मेजरमेंट वाले टॉपिक में तुम्हें और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उससे आगे अपना क्या आ जाता है, आगे आ जाता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, जो टॉपिक तुम्हारा 3.9 है बुक में ऑलमोस्ट। ठीक है, सभी की में सेम ही होगा। तो देखो क्या है, वो उसने एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ले रखा है कंसंट्रेशन का रूट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उसने क्या ले रखी है, मोलर कंडक्टेंस। क्या ले रखी है, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस। इस पूरे टॉपिक में 3.9 में कुछ याद करना नहीं है, मतलब ऐसा सच। तो उसने बस कुछ बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऐसे उसने बना रखे हैं पॉइंट्स, तो सारे एज इट इज़ बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस उसने बता रखा है कि एक तो हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे करके उसने ग्राफ बना रखा है। ये दे रखा उसने KCl का है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये है CH3COOH का ग्राफ, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बोल रहा है कि अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इधर वैल्यू बढ़ रही है ना C की, ठीक है, तो इधर अगर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, तो जो ये है आपकी मोलर कंडक्टेंस, ये कंसंट्रेशन है, कंडक्टिविटी नहीं, कंसंट्रेशन। तो अगर इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, या कंडक्टेंस क्या होगी, कम। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है सीधी सी बात कि जो कंडक्टेंस है या जो मोलर कंडक्टेंस है वो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है रूट C की, या उसके अगर वो बढ़ेगी तो ये घट जाएगी। और देखो ये कम होती चली गई, इधर इधर कंडक्टेंस क्या है,
कम, तो ये थोड़ी सी बढ़ गई। कंडक्टेंस यहाँ पे और कम है तो ये सॉरी कंसंट्रेशन और कम है तो कंडक्टेंस और बढ़ गई। तो ये कहना चाहता है कि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो इसीलिए हमने वहाँ भी पढ़ा था कि डाइल्यूशन के टाइम पे जब हम पानी बढ़ा रहे हैं, हम उस इलेक्ट्रोलाइट को नहीं बढ़ा रहे हैं तो भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और वैसा क्यों हुआ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे, एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके तो आयंस ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, या दूसरा क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये दो फैक्टर हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी डाइल्यूशन के टाइम पे बढ़ जाती है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के टाइम पे बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि एक टाइम के बाद तो वो एक जैसी हो जाती है, लेकिन अदरवाइज उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे कम है और डाइल्यूशन करने के बाद क्या हो गई, ज़्यादा होगी। उसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी क्या थी, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कम, यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा उसी कंसंट्रेशन पे। तो ये बोल रहा है कि डाइल्यूशन करने पे, पानी डालने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ती है कंडक्टिविटी? क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाती है। क्या हो जाती हैं? अट्रैक्शन कम हो जाती हैं। अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास थे। ठीक है, एक दूसरे के पास है तो उनमें अट्रैक्शन होंगी, तो वो भागेंगे कैसे, और जब तक भागेंगे नहीं तो कंडक्टिविटी होगी नहीं। तो वो बोल रहा है कि जब हम इसमें पानी डाल देते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगी, तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। और जब इनके अंदर करंट आएगा तो वो जो आयंस है वो एक साइड मूव करने लग जाएंगे और जल्दी भागेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो बस यही बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो इंट्रायनिक अट्रैक्शन है वो घट जाती है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक तो आयंस ब्रेक हो जाते हैं अच्छी तरीके से। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में अच्छी तरीके से नहीं टूटता, लेकिन थोड़ा सा पानी में डालने पे वो थोड़े से जो आयंस एक दो और टूट जाएगा, मतलब पहले के मुकाबले क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो आयंस थोड़े से हो जाएंगे ज़्यादा। दूसरा, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से भी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसने एक इक्वेशन भी दे रखी है, डी बाय हक्कल और सेंगर इक्वेशन। ठीक है, तो उस इक्वेशन को याद कर लेना बस एज इट इज़, और कुछ नहीं करना। ठीक है, सिर्फ याद करना है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये ऊपर जीरो का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आपने बहुत सारा पानी डाल दिया। ठीक है, -a√c, ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया हुआ है, टेम्परेचर कितना है, तो ये कांस्टेंट है। सी कंसंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो एक इक्वेशन है जो तुम्हें बस याद करनी है। अगर मतलब डायरेक्ट आ भी सकता है पेपर में कि ये इक्वेशन लिखो, डी बाई हक्कल-स्लेंगर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें सी क्या है, कंसंट्रेशन, एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब जो बहुत सारा पानी डाल दिया, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट किसी भी कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन जो याद करनी है। इस टॉपिक से बस ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है विद डाइल्यूशन। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो अब उसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते, तो उसके लिए भी उसने दे रखा है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डिसोसिएशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, और लेकिन फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जितना होना था, मतलब कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि वो पूरा टूट गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे टूटते नहीं, उसका मतलब है कि जितना टूटना था वो टूट गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के पूरे टूटने के बाद भी वहाँ पे जो आयंस हैं, क्या है, आयंस अब भी क्या है, कम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, भी आयंस कम है। तो इसलिए हम उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो बोल रहा है कि हम कोलार्स लॉ में पढ़ेंगे, कि कोलार्स लॉ बताता है कि कंडक्टिविटी आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाल सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाल लेंगे, एक वैल्यू आ जाती है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल पाते। तो बस ये है, ये क्यों नहीं निकाल पाते, ये यहाँ पे मतलब डायरेक्ट आ सकता है कि क्यों नहीं निकाल सकते ग्राफिकली। तो बस ये लिखेंगे, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही कम है, कंप्लीट टूटने के बाद भी जितना वो टूट सकता था। ठीक है, तो ये इस टॉपिक से याद करना था बस, कि स्ट्रॉन्ग हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसको क्यों नहीं नाप पाते, कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते, ये यहाँ पे रीज़न है। ठीक है भाई, इससे आगे दे रखा है, अगला जो टॉपिक है वो आ गया कोलार्स लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई।
कोलर्स लॉ। देखो भाई ये क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं कह रहा, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन लगा लो या कुछ भी लगा लो, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है बच्चों को। देखो भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। एक बंदा ए है, एक है बंदा बी, ठीक है। ए के पास 10 रुपये हैं, बी के पास भी 10 रुपये हैं। तो जब ए बी इकट्ठे हो जाएंगे तो दोनों के पास कितने रुपए होंगे? 10 जमा 10 कितने हो जाएंगे? 20। सिंपल सी कहानी है ना। और वो बोल रहा है कि कोई भी जो बंदा ए है, या अभी हम एक दूसरे तरीके से पढ़ लेते हैं इसको। कोई भी बंदा ए है जिसके पास 10 रुपये हैं, और कोई भी बंदा बी है जिसके पास 5 रुपये हैं। मतलब जो भी बंदे के पास 5 रुपये हैं हम उसको बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बी। और जो भी बंदे के पास 10 रुपये हैं हम उसको बोलेंगे ए। और हम बोलते हैं कि ए तो 3 आ गए और बी 4 आ गए। ऐसे करके वो इकट्ठे होके बैठ गए। तो टोटल कितने बंदे बैठ गए? 7। बी तो 4 बैठ गए, ए 3। अब उनके पास कितने रुपए होंगे? बी के पास कितने थे? 5, ठीक है। और वो कितनी बार है? बी 4 बार। और ए के पास कितने रुपए थे? 10। वो कितनी बार है? 3 बार। तो 10 है 30, 5 20। तो कितने आ गया? 50 रुपये हो गए। कितने हो गए भाई? 50। तो ये टोटल रुपये निकाल लिए हमने। कोलार्स लॉ भी ऐसे ही कह रहा है। कोलार्स लॉ और कुछ नहीं कह रहा, वो भी यही कह रहा है कि अगर आपका कोई भी वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, और ए कितनी बार है? एक्स बार है, बी कितनी है? वाई बार, ठीक है। तो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। वो क्या होती है? जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी? ए की, किसकी? ए की, प्लस जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी? बी की, है ना। और बी कितनी बार है? वाई बार। तो वाई से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ए कितनी बार है? एक्स बार। तो एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो उसने बस यही लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है? जो दोनों के दोनों आपके वो हैं क्या बोलते हैं उसके आयंस, उस आयन की कंडक्टिविटी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यही कोलार्स लॉ कहता है, और कुछ कहता ही नहीं। तो द डेफिनेशन दे रखी है ना बुक में, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या वो बोल देते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको क्या भी बोल देते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस पूरे साइन को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की आपको निकालनी है, तो वो क्या होगी? क्या होगी? तो बोल रहा है ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? सम है। यहाँ प्लस का निशान लगाया ना मैंने, क्या लगाया भाई? प्लस का निशान। तो वो क्या है? सम। किसका सम? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, आयंस की जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी है ना, किसकी? आयंस की, ए की और बी की। मान लिया यहाँ पे ए पॉजिटिव था और बी क्या होगा? नेगेटिव। कैटायन को आगे लिखते हैं ना हम और एनायन को पीछे। तो कैटायंस की और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी का क्या है? सम है। और उनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? वाई से बी को और एक्स से ए को। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया गया है? क्योंकि वो ये बताते हैं कि वो आयन कितनी बार प्रेजेंट है। आपको क्या गिवन होगा? आपको सिर्फ ये गिवन होगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कितनी है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कितनी है? वो मान लिया दे दी 10, लेकिन जैसे वो यहाँ पे बताया था वो 4 बार है या 3 बार है, तो उसको 3 से या 4 से गुना भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अगर वो एक बार है तो ऐड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान लिया मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, तो वो क्या होगी? जो कि मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी? Na प्लस की, प्लस में जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Cl माइनस की। सॉरी भाई। तो यहाँ पे देखो, क्या हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया? नहीं, क्योंकि Na एक बार था, Cl एक बार था। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही निकालनी है MgCl2 की, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस और इनटू में 2। अब जो है Cl माइनस है इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कहाँ से निकालेंगे? ये आपको गिवन होंगी,
Mg की कहाँ से निकालेंगे, आपको गिवन होगी Na की, Cl की, इनकी तो आपको गिवन होगी एक एक आयन की गिवन होगी, ठीक है। वो जितनी बार है वो आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी आपकी। तो ये था कोलार्स लॉ। बस कोलार्स लॉ सिर्फ ये कहता है जितने भी वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में आयन है उन सब की कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे, बस ये है मोलर कोलार्स लॉ। बताओ इसमें क्या याद करना है। डेफिनेशन फिर से दोबारा बता देता हूँ, क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो इज द सम किसका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है उनके नंबर ऑफ आयन से। तो बस ये क्या है बेटा, कोलार्स लॉ है। बहुत आसान है, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो चलो अब इसके बाद आ गई अप्लीकेशंस। इसके बाद क्या आ गई, अप्लीकेशंस ऑफ कोलार्स लॉ। देखो भाई एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एप्लीकेशन हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि जब हम कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के हिसाब से कि डाइल्यूशन करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो पहला वही है कि आप क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी पीछे पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में एकदम बढ़ जाती है कंडक्टिविटी, ठीक है, और आयंस पर वॉल्यूम कम होते हैं तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, लेकिन कोलार्स लॉ की मदद से हम और कर पाए, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन वही है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम निकाल सकते हैं। पर इसमें एक और बात याद रखना, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से ही हम ये कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं निकाल देंगे। तो ये कैसे होगा, तो देखो कैसे होगा ये, उसने ये सिंपल एग्जांपल से ही समझ में आता है। वो क्या कह रहा है कि अगर आप कोलार्स लॉ के हिसाब से जाओ तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, CH3COOH की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपका CH3COO माइनस प्लस में जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, H प्लस की, ठीक है। इसमें CH3CO माइनस है, H प्लस है। याद रखना है कि ये सबको पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन कौन है और एनायन कौन है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि एज इट इज़ ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी निकाल पाए। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मोलर कंडक्टिविटी है इसकी CH3COOH की, वो आप निकाल पाओगे मोलर कंडक्टिविटी, जैसे आपको दे दिया हो NaCl, साथ में अभी प्लस नहीं कर रहा हूँ, साथ में आपको दे दिया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे हम लगा लेना भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl भी दे दिया, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वो जो दे दिया CH3COONa। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ये तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपको ऐसे ही मिलेगा क्वेश्चन कि आपको 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनकी कंडक्टिविटी भी दे रखी होगी। इनकी क्या दे रखी होगी, कंडक्टिविटी। NaCl की मान लिया दे दी 100, पूरे NaCl की, Na की और Cl की अलग अलग नहीं, पूरे किसकी दे दी, NaCl की। और HCl की मान लिया दे दी 200, और CH3CONa की दे दी 50, ठीक है। तो आपको निकालनी है CH3COH की। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक तो CH3COO चाहिए और एक क्या चाहिए, H। मतलब ना तो आपको Na चाहिए ना आपको Cl चाहिए, है ना। तो आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए H और एक चाहिए CH3COONa। तो इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट में देख लो जो आपको चाहिए, जिसकी निकालनी है, उसके आयंस कौन से में, इसमें और इसमें। तो इन दोनों को तो कर दो ऐड, और जो आपको नहीं चाहिए, ना आपको Na चाहिए ना आपको Cl, उसको कर दो माइनस। तो जो आपको चाहिए वो क्या था, HCl 200, प्लस में ये भी चाहिए 50, NaCl नहीं चाहिए तो इसको कर दो माइनस, माइनस में 100। तो 200 प्लस 50 250 माइनस 100, कितना आंसर आ गया, 150 आ गया। तो आपको ऐसे निकालना पड़ सकता है, 3 इलेक्ट्रोलाइट देगा, आप वो कहेगा कि इसकी निकालो इस इलेक्ट्रोलाइट की, जैसे दे दिया यहाँ पे CH3COOH। आपको क्या करना है, आपको उन तीनों में देखना कि मेरे को कौन से आयंस नहीं चाहिए। मेरे को ना चाहिए Na, मेरे को ना चाहिए Cl, ठीक है, मेरे इसमें है ही नहीं, तो वो वाली तो कट जाएगी, बाकी दोनों ऐड हो जाएंगी। उनकी वैल्यू जो दे रखी होंगी पूरे इस सेल की, ठीक है, पूरे इसकी CH3CONa की दे रखी होगी, HCl की दे रखी होगी। अब इसका एक और तरीका है करने का, देखो क्या,
कि वो क्या कहेगा कि CH3COO की दे देगा वैल्यू, ठीक है, वो आपको वैल्यू दे देगा H पॉजिटिव की, वो आपको वैल्यू दे देगा Na पॉजिटिव की, और वो आपको वैल्यू दे देगा Cl नेगेटिव की। पहले तो मैंने क्या बोला, पूरे NaCl की दे दी, CH3CONa की दे दी और H की दे दी, सॉरी HCl की दे दी। लेकिन अगर अलग अलग आयन की दे दे तो भी हमें करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तरीका वही है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH क्या थी? ये थी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONa, लिखा था पीछे, प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस नहीं सॉरी यहाँ पे माइनस किसकी? NaCl की। यही क्या था कि HCl की और CH3CONa की जोड़ दी थी, NaCl की घटा दी थी। अब इसको बस थोड़ा सा खोल के लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं कोलार्ड्स लॉ से? इसको लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। यही बोलता है कोलार्ड्स लॉ कि किसी भी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है? उसके दोनों आयंस का सम। प्लस में HCl की क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मान लिया ये किसकी दे दी? H की, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी? Cl माइनस की। माइनस में ये वाला माइनस लिख रहा हूँ बेटा, ये वाला माइनस, माइनस में किसकी? इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस वाले को। मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Na प्लस की, प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी? Cl माइनस की। NaCl की क्या होगी? Na की जोड़ दो और Cl की, लेकिन उनके बाहर क्या होगा? माइनस। माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो इसलिए इससे ये Cl की वैल्यू कट जाएगी अपने आप ही, इससे ये Na की वैल्यू कट जाएगी। बचेगा क्या? CH3CO और H। तो यहाँ पे क्या बचा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH जो आप निकाल रहे थे, आप में उसमें बचेगा ही क्या? CH3COO माइनस प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। तो कोलार्ड्स लॉ यही कहता है कि दो कैटायन, एक कैटायन और एक एनायन है, अगर उनकी कंडक्टिविटी को जोड़ दोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो जब बचे ही ये दो, तो जो ये कंडक्टिविटी का आंसर आएगा ये किसका आएगा? CH3COOH का। तो ये बताया आपको कि दो तरीके से आ सकता है कि इनकी वैल्यू भी आ सकती है। मान लिया इसकी वैल्यू दे रखी थी इसने 10 एग्जाम्पल के तौर पे, इसकी 15, इसकी 5 मान लो, इसकी 10 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब आपको सर ये दे रखा हो तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। CH3CO की कितनी है? 10, Na की कितनी है? प्लस में 5, प्लस में H की कितनी है सर? 15, Cl की कितनी है? Cl की है 10। ये बताया था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। Na की कितनी है? Na की 5, और Cl की कितनी है? माइनस हो जाएगा, कितनी है? 10। तो एक प्लस का 10, एक माइनस का 10 कट गया, एक माइनस का 5, एक प्लस का 5 कट गया, तो 10 और 15 कितना आंसर हो गया? 25। तो बस ये मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी? CH3COH की। एक तो ऐसे आ सकता है कि सभी एनायन कैटायन की वैल्यू रखो, एक ऐसे आ सकता है जो पीछे बताया था कि खाली पूरे की दे दी, इसकी दे दी और इसकी, जैसे बताया था 200 माइनस 200 प्लस 50 माइनस 100 वाला, तो ऐसे आ सकता है। तो आपको ऐसे करना है। तो ये होगी पहली एप्लीकेशन। अब यही पहली एप्लीकेशन बड़ी थी, दूसरी नहीं है। दूसरे में आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। 11th क्लास में पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? अल्फा। किसी भी चीज़ की आप क्या निकाल सकते हो? आप अल्फा निकाल सकते हो। अब अल्फा के लिए उसने सीधा सीधा फॉर्मूला दे रखा है कि आप क्या करो, मोलर कंडक्टिविटी किसी भी जो आपका इसमें दे रखा है, किसी भी आप कोलार्ड्स लॉ से निकाल सकते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किस पे निकाल सकते हो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, सॉरी ये आएगा। और मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये कैसे निकलेगी? कोलार्ड्स लॉ से। ये निकाली थी अभी, ठीक है। और ये आपको गिवन होगी, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाए तो आपको तो इन दोनों की वैल्यू को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ये गिवन वैल्यू होगी आपको कि इस कंसंट्रेशन पे इतनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखोगे समझ में आ जाएगा। और ये या तो दे रखी होगी या आप ऐसे पहले कोलार्ड्स लॉ से निकालोगे। जो भी कैटायन और एनायन दे रखे उनको जोड़ दो, इसकी वैल्यू आ गई और इसके नीचे रख दिया, ठीक है। तो बस ऐसे आपकी अल्फा आ जाएगी। तीसरा, आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि क्या होते हैं कांस्टेंट्स, हम उसको के लिखते हैं ना।
तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो, उसका फॉर्मूला दे रखा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये एक सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने बेटा तुम्हें, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो ये के कैसे आएगा, जब आपको सी गिवन होगा, तो ये तो आपको गिवन ही होगा, वो बोलेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है, तो सी क्या है, गिवन कंसंट्रेशन। अल्फा कहाँ से आएगा सर, अल्फा बेटा ये निकाला, ठीक है, जो अल्फा की वैल्यू आई उसका यहाँ पे तो कर दो ऊपर स्क्वायर और नीचे कर दो उसको वही वैल्यू एज इट इज। तो बस अल्फा आ गया आपका, वो यहाँ से आएगा। सी दे रखा होगा कि आप निकाल सकते हो, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है। और चौथा क्या बोल रहा है कि आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की। सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो किसकी, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की या किसी भी साल्ट की। स्पेरिंगली सोल्यूबल जो कम घुलता है, ठीक है, तो जो कम घुलता है साल्ट उसकी आप क्या निकाल सकते हो, सोल्यूबिलिटी। तो आपने पढ़ा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, के इंटू 1000 बाय मोलरिटी, पढ़ा था। वो ये कहना चाहता है कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी खुद एक सोल्यूबिलिटी है। मोलरिटी क्या है, खुद एक सोल्यूबिलिटी। मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर में आपने कितना वो सोल्यूट डाल दिया मतलब वो उसके अंदर घुल गया है ना, तो वो सोल्यूबिलिटी ही तो है। तो मोलरिटी की जगह क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी। तो ये सोल्यूबिलिटी कहाँ से आ जाएगा, ऊपर, तो सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी का क्या फॉर्मूला आ गया, के इंटू 1000 बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि आप सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हो। तो इसमें कोलर्स लॉ क्या काम आया, क्योंकि ये चीज़ तो बेटा कोलर्स लॉ से ही निकलेगी, कैटायन एनायन का ऐड करके, तो ये कोलर्स लॉ से निकल जाएगी। सोल्यूबिलिटी आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो कोलर्स लाइन में क्यों काम आ रहा है, क्योंकि इन तीनों में कहीं ना कहीं लेमडा एम नोट की वैल्यू हमें यूज़ करनी है। और लेमडा एम नोट कहाँ से आता है, कोलर्स लॉ से। तो लेमडा एम नोट यहाँ गया, लेमडा एम नोट यहाँ गया। अब इसमें लेमडा एम नोट तो नहीं है सर के वाले में, लेकिन इसमें अल्फा है ना, जो कि अल्फा निकलता है लेमडा एम नोट से ही। और ये लेमडा एम नोट कहाँ से आएगा, कोलर्स लॉ से, इसलिए ये एप्लीकेशन होगी कोलर्स लॉ की। तो ये था भाई कोलर्स लॉ, और इसकी एप्लीकेशंस करनी है। 5वीं हमें नहीं करनी, कोई खास नहीं है, मतलब डायरेक्ट है एज इट इज याद करने की, बता दूंगा करनी होगी तो, ठीक है भाई। चलो ये सारी कोलर्स लॉ की एप्लीकेशन और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, और इससे पहले के भी जो न्यूमेरिकल्स वो करने हैं, ठीक है भाई। और बताओ मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं, चलो थैंक यू।